Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we are going to discuss the topic excretion from NCERT Science Class 10th chapter Life Processes. Before this we have completed all topics of this chapter. This one is the last topic. जैसे कि आपको पता है कि excretion ही हमारा last topic है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आपको पूरी वीडियो देखनी है। मैं आज आपको बहुत ही अच्छी इमेजेस दिखाऊंगी, किडनी की भी, और डायलिसिस भी आपका इसमें टॉपिक है, उसकी भी इमेजेस मैं आपको भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको पूरा जो है वीडियो को देखना है। एंड बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू स्टे कनेक्टेड विद अस। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सक्रीशन टॉपिक को। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सक्रीशन टॉपिक को। We have already discussed how organisms get rid of gaseous wastes generated during photosynthesis और respiration। हमने जो है इससे पहले डिस्कस तो कर ही लिया था कैसे कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, है ना, कैसे अपने गैशियस वेस्टेस को एक्सक्रीट कर देते हैं, अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस के वेस्ट हो या रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट्स हो। हमने ये डिस्कस कर लिया है। इससे पहले हमने जब फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने उसे पढ़ा था, तब हमने ये चीज़ देखी थी। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटीरियल्स विच नीड टू बी रिमूव्ड। अब देखना है कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट और रेस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट तो रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, होती रहती हैं हमारी बॉडी में, और इनसे भी कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इनको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। इसीलिए the biological process involved in the removal of these harmful metabolic wastes from the body is called excretion। ये आपकी excretion की डेफिनेशन है कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। The biological process involved in the removal of harmful metabolic wastes from the body is called excretion। ये आपकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बताया गया है आपको कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेस को रिमूव करती है, ठीक है, हमारी बॉडी से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। जिस तरह से डाइजेशन पढ़ा उसी तरह से ये एक सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका मेन फंक्शन यही है कि हमारी बॉडी से जो भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं उनको रिमूव करता है। मतलब जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं उनके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वही हमारे मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, तो उनको रिमूव किया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरिड स्ट्रैटेजीज टू डू दिस। अब ये करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म जो है अपने अलग स्ट्रैटेजी है ना। यूनिसेलुलर अलग तरह से करेगा, मल्टी सेलुलर अलग तरह से करेगा। बॉडी जो उसकी डिफरेंशिएशन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि बॉडी डिफरेंशिएशन कैसा है। तो हर ऑर्गेनिज्म अपना अलग तरीका जो है इसको यूज़ करता है इस तरह से एक्सक्रीट करने के लिए मेटाबॉलिक वेस्टेज को। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिमूव दीज वेस्टेज बाय सिंपल डिफ्यूजन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वन सेल वाले ऑर्गेनिजम्स ये सिंपल डिफ्यूजन मेथड को इस्तेमाल करते हैं। डिफ्यूजन आपने डिस्कस कर रखा है, 9th में भी पढ़ा है आपने, 10th में भी पढ़ा है ना। जब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो है चीज़ें जाती हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, और वाटर के केस में हम इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को याद है, आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी, इससे पहले भी मैंने डिफ्यूजन बताया हुआ है इससे ऊपर के टॉपिक्स वीडियोस में, तो वहाँ पे भी आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस। अब जैसे ये बताया गया कि आपको जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से अपनी बॉडी सरफेस से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको सराउंडिंग वाटर में, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ज़्यादातर जो इस डिफ्यूजन का प्रोसेस ओबे करते हैं, इस तरह से करते हैं, अपने एक्सक्रीशन को वो ज़्यादातर वाटर में ही रहते हैं। तो ये बताया गया कि सराउंडिंग वाटर जो है उसमें रिलीज़ कर देते हैं इन चीज़ों को, अपने मेटाबॉलिक वेस्टेस को। As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function। जैसे कि हमने बहुत सारे प्रोसेस में देखा हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स, वो तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हैविंग मेनी सेल्स यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, उनके पास स्पेशल मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स बने रहते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारी बॉडी में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर है, तो हर चीज़ के लिए एक डिफरेंट ऑर्गन होता है। तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। यही एक्सक्रीशन का फंक्शन करने के लिए जो है हमारे पास डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल एक्सक्रीशन में भी डिफरेंस होता है। प्लांट्स के प्रोडक्ट्स जो है उतने ज़्यादा वो नहीं होते, एक्सक्रीट करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते उतने ज़्यादा, लेकिन हम में, ह्यूमन बींग्स में या फिर एनिमल्स में ज़्यादा एक्सक्रीशन में ज़्यादा ऑर्गन्स को जो है लगाया जाता है, ज़्यादा ऑर्गन्स हमारी बॉडी में उस वर्क को करते हैं, फंक्शन करते हैं। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। दैट डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ वेस्ट।
तो इसको देखते हैं हम, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे एक्सक्रीशन होता है। अच्छा पहले ये फिगर को देखो कि किडनी का फिगर बताया गया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। एक सेकेंड, हाँ ये आपको किडनी का फिगर बताया गया, देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ये 2 किडनीज हैं, ये है रीनल आर्टरी। रीनल इसलिए जो किडनी से रिलेटेड होता है उसको हम रीनल बोलते हैं, ठीक है। और ये है रीनल वेन जो ब्लू कलर में दिखाई गई है आपको। और उसके बाद जो है ये आपको यहाँ किडनी से थोड़ा फेस कलर में है, ये यूरेटर है, ठीक है। ये दोनों यूरेटर हैं आपके, और यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर है और ये यूरेथ्रा है। इस तरह से आपका होता है। और आपको ये बताना चाहिए कि हमारे पोस्टीरियर पार्ट में ये होता है, किडनीज जो होती हैं, और ये पूरा सिस्टम हमारे पोस्टीरियर पार्ट यानी कि हमारी बॉडी के बैक पार्ट में होता है। फ्रंट में तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो बैक पार्ट में ये होता है। तो किडनी देखो, रीनल वेन देखो, रीनल आर्टरी देखो, ठीक है। तो चलो मैं अब तुम्हें फिगर दिखाती हूँ। अब देखो इसमें पहले एक चीज़ देख लेते हैं, फिर हम जो है उधर जाएंगे देखने के लिए। देखो सबसे पहले एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कि ये है आपका रीनल आर्टरी, ये आर्टरी है, और ये पूरा जो है स्ट्रक्चर ये ऑटा है, ठीक है। ऑटा के बारे में हार्ट वाले में डिस्कस किया था। जिसको पता है ऑटा के बारे में मैंने हार्ट में बताया था वो फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आप पे भी छोड़ रही हूँ क्योंकि सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, याद भी रखते हो कुछ या नहीं। ऑटा और वेना केवा दोनों ही डिस्कस करा हुआ है मैंने पिछले वाली वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए यही वर्क रखती हूँ कि आप कमेंट करोगे ऑटा के बारे में भी और वेना केवा के बारे में भी, ठीक है। ऑटा और वेना केवा दोनों के बारे में इतना ही बता दो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और मेरे को कमेंट करना, और जिसको नहीं पता है वो स्किप मत कर देना इसको, वो पिछले वाली वीडियो में जा करके इसको एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भले ही मैंने आपको आप पे छोड़ दिया क्योंकि मैंने बता दिया आपको पहले, ठीक है। तो ऑटा ये है और वेना कावा ये है आपका, और ये जो ब्लू वन है, ये यहाँ पर जो ब्लू वन है ये है आपका लेफ्ट रीनल वेन, और इस तरह से यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा है। अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगी किडनी से कैसे कैसे होता है फंक्शन, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम आ चुके हैं किडनी पर। यहाँ पर मैं आपको किडनी दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से है किडनी। यहाँ पर आपको अलग अलग व्यू दे रखा है, ये ज़्यादा डिटेलिंग में आपको बताया कि एक किडनी के अंदर कितनी डिटेलिंग है। तो आपकी एनसीईआरटी में जितना बताया होगा मैं आपको उतना बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद ये फिगर देखो, ये वाला जो फिगर है ये पोस्टीरियर पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। पीछे का पार्ट होता है, बैक पार्ट है, और ये दोनों किडनीज हैं, ठीक है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर यूरेटर है, ब्लेडर है और यूरेथ्रा है। अलग अलग फोटो इसलिए दिखा रही हूँ मैं क्यों, ताकि दिमाग में अच्छे से फिगर जो है समझ में आ जाए, क्योंकि ये फिगर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि डायग्राम आएगा और इम्पॉर्टेंट भी है। 2020 के एग्ज़ाम में भी आया है ये डायग्राम एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ठीक है। तो आपको याद रखना है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ, अब ये तो आपने देख लिया, इसको बार बार देखा है, अब आपको लिखना, ये तो लिख ही लोगे क्या क्या है इसमें। इसमें किडनी का एक पेयर है, 2 किडनीज है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये 2 पाइप्स जो दिख रही हैं ये दोनों यूरेटर हैं। अ यूरिनरी ब्लैडर, ये एक यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा होगा, एंड अ यूरेथ्रा, और उसके बाद ये नीचे का पोर्शन यूरेथ्रा है। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन वन ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन। आपकी जो बैकबोन है, आपका जो एब्डोमेन है, ठीक है, तो बैकबोन के दोनों साइड पर एक एक किडनी है, लेकिन कहाँ से, पोस्टीरियर पार्ट से, पीछे के पार्ट से जो है बैकबोन के दोनों साइड पर आपके एक एक किडनी है। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज passes थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लेडर वेयर इट इज स्टोर अंटिल इट इज रिलीज्ड थ्रू द यूरेथ्रा। अब आपको बताया गया कि यूरिन जो प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, किडनीज में। अभी हम नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे फिर आपको पता चलेगा। किडनीज में आपका यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसमें वेस्ट होता है सब कुछ, हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है वो उसमें एक्यूमुलेट रहता है उस यूरिन में। पासेस थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लेडर, ये आपको पाइप दिख रही है यूरेटर, 2 पाइप, और यहाँ से यूरिनरी ब्लेडर, बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यूरिनरी ब्लेडर यहाँ पे चला जाता है। इस यूरिनरी ब्लेडर में स्पिंस्टर मसल होती है जिसको स्टोर करके रखती है जब तक कि ये फिल ना हो जाए पूरी तरह से। जब ये फिल हो जाता है और जब एक अर्ज होती है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है ये, तो उसके बाद जो है ये रिलीज हो जाता है यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड, अब यूरिन कैसे प्रोड्यूस्ड होता है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। आपको ये पता होना चाहिए यूरिन हम प्रोड्यूस क्यों करते हैं, मतलब हमारी बॉडी में क्यों बनता है यूरिन। तो इसका बेसिक पर्पस यही है कि सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में बन रहा है, मेटाबॉलिक वेस्टेज जो है वो फिल्टर आउट हो जाए बॉडी से।
जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स, हमने देखा था कि CO2 कैसे एक्सक्रीट करते हैं हम लंग्स के थ्रू, है ना, CO2 एक्सक्रीट कर देते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है जैसे कि यूरिया हो गया या फिर यूरिक एसिड हो गया आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज। नाइट्रोजनस वेस्टेज क्या रिमूव होता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनीज, हमारी किडनीज के थ्रू जो है ब्लड में जो यूरिया और यूरिक एसिड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin walled blood capillaries। आपको मैंने बताया था कि लंग्स में भी जैसे होता है उसी तरह से किडनीज में भी, वहाँ में मैंने आपको बताया था कि किडनी में भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि थिन वॉल्ड जो कैपिलरीज होती हैं उनका एक पूरा क्लस्टर होता है और ये ही वर्क करती है एक्सचेंज का। जैसे आपने वहाँ पे एल्वियोलाई पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पर भी आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद, अब आपको बताया गया है कि वो क्लस्टर आखिर है क्या। तो हर एक क्लस्टर जो है किससे एसोसिएटेड होता है, कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेटेड यूरिन। एक कप शेप्ड एंड होता है ऑफ अ ट्यूब, एक ट्यूब का एक कप शेप्ड एंड होता है दैट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेटेड यूरिन, जो आपका फिल्टरेटेड यूरिन होता है उसको कलेक्ट कर लेता है वो। अभी मैं फिगर में भी समझाऊंगी नेफ्रॉन के। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर्स ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। मैंने आपको पहले कहा था कि नेफ्रॉन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की। हर एक किडनी में लार्ज नंबर में ऐसे कप शेप, बोमन्स कैप्सूल आपको बताया गया है, कप शेप्ड एंड होता है और उसके अंदर बहुत सारी जो है नेफ्रॉन्स आपको अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। सम सब्सटेंसेस इन द इनिशियल फिल्टरेट, पहले फर्स्ट फिल्टरेट में, ये बार बार तीन प्रोसेस में होता है, एक बार में नहीं फिल्ट्रेट हो जाता इसका। फर्स्ट फिल्ट्रेट जब एक बार फिल्टर होता है उसमें कुछ चीज़ें जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स, ये तो हमारे यूजफुल है हमारी बॉडी के लिए, एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, और वाटर भी यूजफुल है, आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज अलॉन्ग द ट्यूब। जैसे यूरिन फ्लो करती है इन ट्यूब्स के थ्रू उनको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब, और इसको सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। किसी किसी बुक में जो है आपको ये तीनों प्रोसेस जो है अलग अलग करके बताई होगी, यहाँ पर आपको एक में बताई गई है। तो फर्स्ट में आपको क्या किया जाता है, फर्स्ट फिल्ट्रेट को उसमें जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर, इनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, बॉडी रीएब्जॉर्ब कर लेती है। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन, अब ये क्वेश्चन आया था आपको याद रखना है, द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब, कितना वाटर हमारी बॉडी से रीएब्जॉर्ब होगा किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा पानी है, पहला पॉइंट उस पर डिपेंड करता है। ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितना डिजॉल्व वेस्ट एक्सक्रीट करना है और कितना बॉडी में आपके वाटर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये होता है और ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ये सब चीज़ें ऐसी हम ओवरलुक कर देते हैं, तो इसलिए आपको जो है ना सारी वीडियोज़ देख लेनी है। मैं बता रही हूँ आपको, हर एक चीज़ ओवरलुक मत करना, जो भी चीज़ मैं हाईलाइट करती हूँ आपको बोलती हूँ किससे आता है, तो उससे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वैसे तो पूरी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, लेकिन मैं आपको साथ में बता रही हूँ कि इसमें भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीज़ें जो हम ओवरलुक कर देते हैं, इसलिए लाइन बाय लाइन स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन आता है, भले ही ज़्यादा ना आता हो लेकिन आ रखा है ये, ठीक है। 2020 एग्जाम में भी आ रखा है ये, तो आपको ये याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ज़्यादा ना आने का मतलब ये नहीं होता कि वो आएगा ही नहीं, आएगा इस पर क्वेश्चन, ठीक है। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर, आपको मैंने दिखा दिया था स्ट्रक्चर उसका, उसमें फिर जब ये यूरिन फॉर्म हो जाता है तो इस यूरेटर में आता है, फिर से देख लो, इस यूरेटर में आता है, आपको पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है, बनाने के लिए आएगा, which connects the kidney with the urinary bladder, and this ureter connects the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. तो तब तक ये आपको जो है इस तरह से स्टोर रहता है until आपको एक अर्ज ना हो जाए to pass it, ठीक है। द ब्लड ब्लेडर इज मस्क्यूलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, मैंने आपको बता दिया था कि ये नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है आपके, इट इज़ अंडर योर नर्वस कंट्रोल एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, हमने कहीं और इसको डिस्कस किया है, कहाँ पे डिस्कस किया है, अभी नर्वस कंट्रोल पढ़ोगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, इसलिए हम कंट्रोल कर पाते हैं द अर्ज टू यूरिनेट, क्योंकि ये नर्वस कंट्रोल के अंदर में हमारे जो है होता है। अब आपका आता है आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस, देखो इससे क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है,
50-50 के चांसेस हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। वैसे तो आपको मोर टू नो में है, पर आप समझ लो इसको एक बार, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एक बार देख लो। पहले रीएब्जॉर्प्शन हो गया था सिलेक्टिवली, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये भी आता तो नहीं है बट कभी कभी 1-2 बार आ रखा है पीछे। थोड़ा सा इसको बनाना ट्राई करना 2-3 बार ताकि अच्छे से आ जाए आपको, ठीक है। तो पहले तो रीएब्जॉर्ब हमने पढ़ा था कि पहले रीएब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद क्या होगा देखो, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ये आपको बताई गई, ये रीनल आर्टरी आपको बताई गई है। ब्रांच ऑफ रीनल वेन, ये वेन आपने जो ऊपर स्ट्रक्चर देखा था ना, उसी को यहाँ पर एक नेफ्रॉन में दिखाया गया। ये किडनी है, ये किडनी है। अच्छा, मैं आपको एक किडनी का एक नेफ्रॉन दिखाती हूँ, ठीक है। अभी पिक्चर में देखते हैं। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं हम नेफ्रॉन को। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा होता है। ये आप किडनी देख रहे हो, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ठीक है, इसको यहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरह से आप इसको डिटेल करोगे तो इतना बड़ा है ये, और ये इस तरह से पूरा नेफ्रॉन इसमें आपको बताया गया किस तरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेफ्रॉन में, और अगर आपको इसको समझना है तो इधर एक और पिक्चर दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरह से आपको समझना है नेफ्रॉन को, कितना सिंप्लीफाइड आपको बताया गया है ये नेफ्रॉन। आपको बस इसको समझ लेना है किस तरह से। ये देखो, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, ये आपको बताया गया है, जो कप शेड बोमन कैप्सूल होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। हैनली लूप ये होता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से डायरेक्शन ऑफ फिल्ट्रेट होता है, यहाँ से इस तरह से फिल्ट्रेट जो है नीचे जाता है, फिर यहाँ से इस तरह से जाता है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है ये, यहाँ से नीचे जाने के बाद कलेक्टिंग डक्ट जो नीचे चला जाता है आपका। ये एफरेंट आर्ट्रियोल, एक अंदर जाने वाली एफरेंट आर्ट्रियोल, एक फिर बाहर आने वाली एफरेंट आर्ट्रियोल। होता क्या है कि ब्लड जो है वहाँ से रिलीज हो जाता है, जो क्लीन हो जाता है ब्लड, प्योर ब्लड, फिर वहाँ से आपकी किडनी से रिलीज हो जाता है, ठीक है। अब चलो चलते हैं। हाँ, तो जो ये ब्लड होता है तो आपकी किडनी से फिर रिलीज हो जाता है। इम्प्योर ब्लड आया, उससे जो भी उसके अंदर जो है मेटाबॉलिक वेस्टेज वगैरह थे वो सब एब्जॉर्ब हुए, फिर रीएब्जॉर्ब हुए, फिल्ट्रेट हुआ। 3 प्रोसेस होती हैं। उसके बाद जो है इसमें ये जो आपका डक्ट के थ्रू रिलीज हो जाता है, मतलब ये जो आपका ये है यूरेटर, इसके थ्रू रिलीज हो जाता है, मतलब नीचे आ जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद पास हो जाता है वेस्ट यूरिन बन करके, जो कि कहाँ बनता है, आपके नेफ्रॉन में बनता है। लेकिन जो चीज़ अब जो ब्लड से वेस्ट निकल गया है वो ब्लड फिर प्योर होकर वापस चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। ये आपका नेफ्रॉन हो गया पूरा का पूरा। ये आपको जो है डायग्राम प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखा दी किस तरह से होता है, ठीक है। तो जितना आपका एनसीईआरटी में था मैंने आपको उतना बता दिया, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस पर। हीमोडायलिसिस जो है आर्टिफिशियल किडनी है, इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है, नॉलेज के लिए। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स, अभी मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगी, ठीक है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए हम सभी के लिए किडनीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, क्योंकि वेस्ट रिमूवल सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी का, ये होना बहुत ज़रूरी है। Several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidneys reduce the activity of kidneys। होता क्या है, बहुत सारे हमें infections हो सकते हैं, कोई injury हो सकती है, या restricted blood flow, blood का वहाँ तक ना पहुँचना, इस कारण से जो है हमारी kidneys जो है वो उसकी activity जो है, efficiency जो है वो ख़राब हो सकती है। This leads to accumulation of poisonous wastes in the body। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, पॉइजनस वेस्टेज, क्योंकि मैंने कहा था बहुत हार्मफुल और पॉइजनस होते हैं, तो ये पॉइजनस वेस्ट एक्यूमुलेट हो सकता है हमारी बॉडी में, विच कैन इवन लेड टू डेथ। ये हमारी बॉडी इसके कारण हमारा डेथ भी हो सकता है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। कभी कभी क्या होता है, जब किडनी फेल हो जाता है किसी का, किडनी फेलियर के बारे में आपको पता होगा, तो उस सिचुएशन में आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ किया जाता है। An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis। आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है, डायलिसिस जिसे हम कहते हैं मशीन, तो वहाँ से क्या होता है, हमारे बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो थ्रू डायलिसिस प्रोसेस आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विथ अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलिसिंग फ्लूइड। अब आपको समझ लेना है किस तरह से होता है आर्टिफिशियल किडनी। नंबर ऑफ ट्यूब्स, यहाँ पर देखो, ये आपको ट्यूब, ये पूरा टैंक दिख रहा है, इसमें क्या होता है, डायलिसिंग सॉल्यूशन भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, और ये सेमी परमिएबल लाइनिंग वाले इसमें इस तरह से
जो है ट्यूब्स भरे रहते हैं, मतलब इस तरह से लगे हुए दिख रहे हैं ना आपको। अभी मैं आपको एक और पिक्चर दिखाऊंगी। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में मैंने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है, पिछले वाली वीडियोज़ में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका बिल्कुल सेम होता है जैसा ब्लड का होता है, एक्सेप्ट दैट इट इज़ डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज। बस इसमें क्या है कि इसमें जो है नाइट्रोजनस वेस्टेज नहीं है, और हमारा जो नॉर्मल ब्लड होता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके साथ ही साथ उसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज भी तो होते हैं, वही तो प्योर होने होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। इन ट्यूब्स के थ्रू जो है पेशेंट के ब्लड को पास कर दिया जाता है। ड्यूरिंग दिस पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज हो जाता है। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। पेशेंट की बॉडी में जो प्यूरिफाई हो जाता है ब्लड, मतलब वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करके जो ब्लड बचता है, जो प्योर हो जाता है बिना वेस्ट के, तो उसको फिर वापस पेशेंट की बॉडी में जो है डाल दिया जाता है। द प्यूरिफाइड दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी के फंक्शन के जैसा ही है, बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। इसमें कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, मतलब अगर कोई यूज़फुल चीज़ भी है, वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, तो उनका रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर नहीं होता। नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज़ अबाउट 180 लीटर पर डे, ठीक है। एक हेल्दी अडल्ट पर्सन में जो फिल्ट्रेट होता है, इनिशियल जो फर्स्ट फिल्ट्रेट होता है वो होता है 180 लीटर। तो बेसिकली ये बताया गया आपको कि जो डायलिसिंग सॉल्यूशन में जो आपका डायलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें 180 लीटर पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, कोई भी चीज़ रीएब्जॉर्ब नहीं होती, सब कुछ बाहर जो है इस फिल्ट्रेट में से ये पूरा फिल्ट्रेट इतना बनता है, और इसमें से जो भी चीज़ें जो यूज़फुल भी हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और अ 2। मतलब ये बताया गया कि और 2 a day, तो मतलब जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी से, वो बहुत कम होता है, क्योंकि वेस्ट के साथ वाटर वगैरह रहता है, जो चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं 180 में से, और उसका जो वॉल्यूम जो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है वो कम होता है, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी के ट्यूब्स में, ट्यूब्यूल्स में बाकी सारा फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए इस तरह से होता है। अब आपका बचा है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ डायलिसिस वाला। ये देखिए इस तरह की मशीन होती है, दिख रहा है आपको, इस तरह की मशीन होती है, इस तरह से हाथों से इंजेक्ट कर लिया जाता है, पेशेंट को जोड़ देते हैं, इस तरह से पेशेंट कनेक्टेड है ट्यूब्स के थ्रू, आपको दिख रहा होगा। इस तरह से यहाँ पे जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, आपको दिख रहा है। अब और मॉडर्न भी हो गया है, बट मैं आपको इस तरह का एक फ़ोटो दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस तरह से डायलिसिस की प्रोसेस जो है वो होती है। अब ये पढ़ लेते हैं एक्सक्रीशन प्लांट्स। प्लांट्स यूज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट्स में मैंने आपको पहले ही बताया डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है एक्सक्रीशन की। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन भी तो एक बाय प्रोडक्ट है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो रिलीज होता है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। कैसे प्लांट जो है ऑक्सीजन और CO2 दोनों के साथ डील करता है, ये सब हमने डिस्कस किया कहाँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। हमने ये भी पढ़ लिया कि वाटर को कैसे एक्सक्रीट कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, मैंने बताया था। लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। For other wastes, plants use the fact that many of their tissues consist of dead cells and that they can even lose some parts such as leaves। तो ये बताया गया है कि और जो वेस्टेज होते हैं उनकी बॉडी में, उसके लिए प्लांट्स इस फैक्ट को मानते हैं, मतलब प्लांट्स इस तरह से वर्क करते हैं कि उनके ज़्यादातर टिश्यूज़ तो डेड सेल्स के ही होते हैं। पढ़ा हुआ है आपने 9th में भी, सेल्स वाले चैप्टर में भी दिया हुआ है आपको कि टिश्यूज़ जो होते हैं उनके ज़्यादातर डेड सेल्स के होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लूज़ कर देते हैं अपने कुछ पार्ट्स को, ठीक है, इसकी लीव्स वगैरह, तो वो उनके जो वेस्ट होता है उस तरह से उनका लूज हो जाता है। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेल्यूलर वैक्यूल्स। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के वैक्यूल्स होते हैं, बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल्स, तो इसमें ये वेस्ट को स्टोर भी करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। लीव्स में वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फिर वो लीव्स को ही जो है, लीव्स जो है वो गिर जाती हैं, प्लांट्स को छोड़ देती हैं वो। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम। आपको पता होगा रेजिन्स और गम्स भी प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट्स भी उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और इस तरह से जो है वो एक्सक्रीट होता है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट्स जो है कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को सॉइल में भी एक्सक्रीट कर देते हैं, जो उनके वेस्ट
होते हैं। तो देखिए इसी तरह से आपका चैप्टर हो गया। अब आपको जो है रिवीजन के लिए लास्ट में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो है आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। पूरा चैप्टर इसी के साथ ये कंप्लीट होता है आपका, ठीक है। अब मेरा तो आपसे यही सजेशन है, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेहनत है हमारी और तुम्हारा सपोर्ट भी हमें चाहिए ताकि हम बने रहें तुम्हारे साथ, ठीक है। और तुम भी हमारे साथ कनेक्टेड रहो, हमें हमारी जो नई नोटिफिकेशंस आती हैं, वीडियोस बनती जा रही हैं, तो उसको ताकि तुम्हें सबसे पहले बेस्ट कंटेंट मिल सके, इसीलिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, शेयर कर दो, ठीक है। और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो और भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं कोशिश करूँगी कि अब आपको धीरे धीरे और ज़्यादा जो है पिक्चर्स वगैरह दिखाती रहूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि पिक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा टाइम तक ब्रेन पर रहती है एज़ कम्पेयर टू लेटर्स एंड वर्ड्स। तो मैं वो कोशिश करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पर। थैंक यू सो मच।